नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। काले धन पर छेड़ी गई जंग से बात शुरू होकर अब पूरे तरीके से कैशलेस इकोनॉमी और मोबाइल बैंकिंग पर आ चुकी है और सरकार की तरफ से सलाह ये दी जा रही है कि मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल किया जाए और यानी कि किसी भी तरह की लेन देन की प्रक्रिया को मोबाइल ऐप के जरिए ही किया जाए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कह चुके हैं कि माय मोबाइल, माय बैंक, माय वॉलेट, इसकी बात कर चुके हैं वो। लेकिन दिसंबर 2015 तक का आंकड़ा अगर देखा जाए, आरबीआई का आंकड़ा, तो दिखाता है कि देश में 2 करोड़ से कुछ ज़्यादा ही लोग ऐसे हैं जो कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर है एक साल में ये तादाद कुछ और बढ़ गई होगी, लेकिन फिर भी देश की आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा ही अभी डिजिटल बैंकिंग की तरफ बढ़ा है। देश में मोबाइल फ़ोन की तादाद तो काफ़ी है, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं और ख़ासकर ग्रामीण इलाकों के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन सकता है। कार्यक्रम में हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि क्या मोबाइल बैंकिंग और कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हुए हमें ये ध्यान रखना होगा और ये देखना होगा कि हमने देश में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं और साथ ही भारत के एक कैशलेस इकोनॉमी बनने की दिशा में कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो हमारी दिशा में आ रही हैं और कैसे उन्हें दूर किया जाए। मेरे साथ संजीव गुप्ता मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी, पीएचडी चेंबर्स। वरिष्ठ पत्रकार के बद्रीनाथ मेरे साथ मौजूद हैं, एडिटर हैं पॉलिसी फाइनेंशियल क्रॉनिकल अखबार के। और साथ ही मेरे साथ बीके सिंगल मौजूद हैं, फॉर्मर सीएमडी हैं बीएसएनएल के, और ख़ास मेहमान विराग गुप्ता भी जल्द जुड़ जाएंगे, साइबर लॉ एक्सपर्ट माने जाते हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। संजीव गुप्ता, ये बताइए फिलहाल कि अगर हम इस हिसाब से देखें कि इसको कारोबार के हिसाब से देखें तो क्या वाकई हमारे बैंक्स भी इस बात के लिए तैयार हैं? क्योंकि अभी तो बहुत सारे इस तरह के राष्ट्रीय बैंक हैं हमारे जो कि डिजिटल बैंकिंग की दिशा में खुद बैंक्स आगे नहीं बढ़े हैं। बहुत बहुत सुंदर सवाल है आरपा। देखिए, मोबाइल बैंकिंग को सबसे पहले इस तरह समझना होगा कि बैंकिंग मोबाइल के थ्रू हो तो वो मोबाइल बैंकिंग है। अगर सिर्फ आप मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ ट्रांसफर्स के लिए करते हैं तो वो मोबाइल पेमेंट है, इट्स नॉट बेसिकली अ मोबाइल बैंकिंग। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, मैं ये बोल रहा हूँ कि मोबाइल बैंकिंग का मतलब ये है कि आपका डिपॉजिट, विड्रॉल, आपकी सारी ट्रांसफर्स, आपकी इंक्वायरी इंक्वायरी और आपका पूरा का पूरा जितना भी कैश, जितनी भी बैंकिंग ट्रेल है, वो सारी की सारी अगर मोबाइल के थ्रू पॉसिबल है तो मोबाइल बैंकिंग पॉसिबल है। उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एटीएम का बहुत अच्छा नेटवर्क चाहिए जो कि आपके मोबाइल को हर वक्त सपोर्ट कर पाए, और इंटरनेट का एक बहुत अच्छी व्यवस्था चाहिए, क्योंकि सारी की सारी मोबाइल बैंकिंग आज मोबाइल में डेटा सर्विस है और इंटरनेट का कनेक्टिविटी है। तो उसके लिए इंटरनेट का जो फाइबर, इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी थ्रू आउट द कंट्री चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही रूरल कनेक्टिविटी की, वो एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा बैंकिंग सेक्टर में, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सल्यूशन हमें जो देना है और जो इस देश का उद्देश्य भी है, वो ये कि रूरल सेक्टर में सबसे अच्छी मोबाइल बैंकिंग अवेलेबल हो। उसमें मैं एक छोटी सी बात ये आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अप्रैल 2016 का एक डेटा मैं कोट करना चाहूँगा। 45 करोड़ 44.78 करोड़ के करीब की मोबाइल कनेक्टिविटी अवेलेबल है रूरल सेक्टर में, विच इज़ वेरी गुड। अराउंड 44-45% इज़ अ वेरी गुड कनेक्टिविटी। पर इसी के साथ 37 लाख ट्रांजैक्शंस हुई हैं सिर्फ उस महीने में, और ट्रांजैक्शंस नहीं हुई हैं, सिर्फ अटेम्प्ट हुआ है। This is as recent as April 2016. So what are we talking about? I mean, are we really talking about cashless economy through mobile banking? Not really. Paytm is just a step, I would say. अगर Paytm आपके वेजिटेबल और आपके चाट पकौड़ी वाला अगर इस्तेमाल करता है या इसकी एक्सेप्ट करता है, आई डोंट कॉल इट मोबाइल बैंकिंग, इट्स एक्चुअली। और इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भी एक प्राइवेट कंपनी ही है। क्या वाकई हम ये कहने की कोशिश करें कि कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी आकर इसको टेक ओवर करे और वाकई देश में जिस तरह से इंसाफ के साथ हम उम्मीद करेंगे कि जो आखिरी आदमी है उस तक जो है मोबाइल बैंकिंग पहुँच सके और वो बहुत आसानी से अपना काम कर सके, जिस तरह की कैशलेस इकोनॉमी बनाने की हम बात कर रहे हैं। बद्रीनाथ जी, बताइए फिलहाल कि आप किस तरह से इसको देखते हैं? मोबाइल बैंकिंग आपकी नज़र में किस तरह का ये विचार है? बहुत फैंसी लगता है सुनने में, लेकिन भारत जैसे देश में क्या आपको लगता है कि ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? चुनौतियां किस तरह की आप देख रहे हैं? देखो, पर्सनली तो मैंने कभी मोबाइल बैंकिंग किया नहीं। आपने नहीं किया? आई हैव नेवर डन मोबाइल बैंकिंग। यस, हमने कार्ड इस्तेमाल किया,
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो मोबाइल पेमेंट होगा, हाँ, लेकिन वो बैंकिंग नहीं payments होगा। होंगे। And I have not used a मोबाइल, मैं एंड्रॉयड फ़ोन तो मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया वाले के, बैंकिंग के लिए, ना बेचने के लिए, खरीदने के लिए। तो अब इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा चुनौती होगा कि दूर दराज इलाकों में जो लोग अनपढ़ लोग हैं, और कम से कम आप आखिरी व्यक्ति तो नहीं है, जिस आखिरी व्यक्ति के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है भारत में, कुछ भी नहीं है। हम कम से कम आप आखिरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि प्रिविलेज क्लास में माने जा सकते हैं, जिसके पास एक फ़ोन है, अच्छी तनख्वाह है, मिडिल क्लास से ऊपर की ज़िंदगी जीते हैं, और आप बता रहे हैं कि आपने मोबाइल बैंकिंग नहीं की है। सेड दैट हम कुछ डेटा कोट करना चाहते हैं। जो मोबाइल बैंकिंग में लगभग 49,000 करोड़ लास्ट 1 मंथ में, जो दिसंबर में 2015 का डेटा है, वो 49,000 करोड़ जो है मोबाइल बैंकिंग के द्वारा ट्रांजैक्शन हुआ। वो बहुत छोटा सा, वेरी लिटिल स्मॉल परसेंटेज है। तो और वो सब अर्बन बेस्ड होंगे मोस्टली, रूरल ट्रांजैक्शन से होते नहीं है। और जैसे गुप्ता जी बोल रहे थे, किसी ने अटेम्प्ट किया होगा कि कुछ पैसे कहीं भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए, लेकिन कितना हुआ ये पता नहीं। बट जो अटेम्प्ट किया गया है ना, तो हम लोग लेस कैश इकोनॉमी, कैशलेस नहीं है, लेस कैश इकोनॉमी की तरफ जो बोल जाने के लिए वो अच्छा कदम है। लेकिन अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, साल भर में हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा, ये नामुमकिन है। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये अपने आप में विचार के तौर पर बहुत अच्छी चीज़ है, और जब एक बड़ा विचार आता है, जब उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको लेकर रुकावट, हिचकिचाहट, रेजिस्टेंस जो होता है, और इसी पे से शायद हमें लड़ना होगा, इस मानसिकता से लड़ना है। क्या इस बात से आप सहमत हैं, या वाकई आपको लगता है कि व्यवहारिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, ये सिर्फ एक सनक नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी है बहुत सारा, लेकिन ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है, ऐसे नहीं है। बिकॉज इंडियंस आर वेरी इनोवेटिव, वेरी शार्प। हम दुनिया भर की जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, हम लोग उसका बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हम मेंटेन कर सकते हैं। हमारा विलेजेस के लिए बैंकिंग सर्विसेज क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं? ये कर सकते हैं। वहाँ बैंक का एक शाखा खोलना है, ब्रांच खोलना है, पूरा वहाँ डेस्क सेटअप करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स है गाँव में, जो अपॉइंट किया गया है, सिंगल डेस्क वाले, वो ऑलरेडी कर ही रहा है। जी, मैं आपसे पूछूंगी सवाल कि क्या वाकई 2 तरह की इकोनॉमी भारत में हो जाएगी? एक वो इकोनॉमी जो प्रिविलेज क्लास, जिसके पास सब कुछ है, उसकी इकोनॉमी होगी, जिसके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स हैं, और उसको भी किस तरह से शिक्षित करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि उसको भी सब कुछ आता है, आखिर उस क्लास को भी किस तरह से शिक्षित करने की ज़रूरत है। और बाकी वो लोग जिनके पास, शायद कई देश के ऐसे राज्य हैं जहाँ 10, 20, 50 किलोमीटर तक भी एक बैंक की सुविधा नहीं है, आखिर उन राज्यों के बारे में, उन लोगों के बारे में हम क्या सोच रहे हैं? बीके सिंघल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंघल साहब, ये बताइए फिलहाल कि इस विचार के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं मोबाइल बैंकिंग के बारे में, और ख़ासकर इसी के ज़रिए जो है भारत एक कैशलेस इकोनॉमी बन जाए, क्यों नहीं? देखिए, भारत ज़रूर कैशलेस इकोनॉमी बन सकता है, मेरा इस विषय में कोई दो राय नहीं है। और जो अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ है, वो एक कदम लिया गया है कि कैशलेस इकोनॉमी हो, हमारी पैरेलल इकोनॉमीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो अगर हम कैशलेस इकोनॉमी नहीं होंगे तो हम बार बार तो डीमोनेटाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उससे थोड़ी तकलीफ़ें भी हुई हैं और ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया है। तो इसलिए मोबाइल बैंकिंग कहिए या पेमेंट मैकेनिज़म्स कहिए, ये जो होना है बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आधार जो हैं, जो जिक्सॉ पज़ल जिसको आप कहते हैं, वो मौजूद हैं। कैसे मौजूद हैं? आधार कार्ड है, और फिर टेलीफोन है और इंटरनेट है। पर प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो कनेक्टिविटी है, जो इनकी ओमनी प्रेजेंस चाहिए, वो कनेक्टिविटी जो है उसमें काफ़ी कमियां हैं। अगर वो कनेक्टिविटी हो जाती है गांव में और दूर दूर के रिमोट एरियाज़ में, जैसे कि ये भारत नेट है या डिजिटल इंडिया करने का प्रोग्राम चल रहा है, और उसको एक्सेलरेट किया जाए, तो कनेक्टिविटी जब एक बारी हो जाएगी तो मोबाइल बैंकिंग जो है वो इतना मुश्किल काम नहीं रहेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अफ्रीका जैसी जगह में, कीनिया का एग्जांपल, एम पैसा जो है
चाहे वो पेमेंट का तरीका या किसी भी चीज़ का तरीका है, वो काफ़ी 67 to 80% उसकी पेनिट्रेशन हो गई है बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी. सो द की इज कनेक्टिविटी, इंटरनेट और इंटरनेट कनेक्टिविटी, and that is what has got to be speeded up in a I would say much faster manner. The jigsaw puzzle, the pieces are there. The only problem is just putting them all together so that the mobile banking also takes shape, because it is a question of both authentication both of the consumer as well as for the banker to be at ease that a genuine person is accessing the accounts etc. जैसे मिस्टर गुप्ता ने कहा कि बैंकिंग जो है वो रियल बैंकिंग नहीं हो रही है, सिर्फ पेमेंट हो रही है. तो उसके लिए जो है जो इन सब जो पजल्स को अब इकट्ठा करना है, और वो मुश्किल काम नहीं है. टेक्नोलॉजी हर एक प्रकार की अवेलेबल है जो कि इस्तेमाल की जा सकती है. आप सैटेलाइट के ज़रिए पहुंच सकते हैं, आप सेलुलर के ज़रिए भी पहुंच सकते हैं. काफ़ी जिसको कहते हैं कि पेनिट्रेशन जो है तकरीबन 90% हो चुकी है. तो सब चीज़ें हैं, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, हमारा इतना बड़ा देश है जहाँ के इतनी लैंग्वेजेस हैं और इतने कल्चरल डिफरेंसेस हैं, वो कैसे दूर किए जा सकते हैं. अगर हम कहें कि लिटरेसी बढ़ेगी तभी होगा, वैसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें अब जो है फेशियल रिकॉग्निशन, फिंगर प्रिंटिंग या आइरिस वगैरह जैसी एप्लीकेशंस जो हैं मौजूद हैं और कॉस्ट इफेक्टिवली मौजूद हैं, और उसकी अपनी जटिलताएं हैं. जी सिंघल साहब, उसकी अपनी जटिलताएं. वापस लौटती हूँ आपकी तरफ. विराग गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं. वापस लौटती हूँ एक और सवाल के साथ आपकी तरफ. और आप ये कह रहे हैं कि जो विभिन्नताएं हैं जाहिर है वो चुनौतियां पैदा करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जाहिर है कि हमें एक सूत्र में बांधने का भी काम करते हैं. लेकिन विराग गुप्ता ये बताइए, फिलहाल कि जिस तरह मोबाइल बैंकिंग की बार बार बात हो रही है, खुद प्रधानमंत्री के स्तर से ये बात निकल आई है, हालांकि बात शुरू हुई थी डीमोनेटाइजेशन को लेकर, लेकिन अब एक बड़े आइडिया के साथ जो है वो एक तरह से दोस्ती करने की कोशिश की जा रही है, एक बड़े विचार के साथ कि क्यों ना भारत को एक कैशलेस इकोनॉमी बनाई जाए. मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जो आम लोग हैं जो फिलहाल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनमें भी इसको लेकर वो साक्षरता, वो लिटरेसी है जो होनी चाहिए? जैसे कि अगर हम जिक्र करें पासवर्ड का, कितने लोग वाकई जानते हैं कि एक बेहतर पासवर्ड कैसे बनाया जाए? क्योंकि जाहिर है ये पासवर्ड ही सिर्फ आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है. स्मार्टफोन, छोटा सा स्मार्टफोन जिससे कभी घर में बच्चे भी खेल लेते हैं, कभी आप उसे बेच देते हैं या वो चोरी हो जाते हैं, लाखों की तादाद में स्मार्टफोन्स चोरी हो रहे हैं. इस सब के बीच किस तरह से हम ये उम्मीद करें कि एक जो साइबर सिक्योरिटी का सवाल है, जो पुलिस में साइबर सेल है, वो इस पे किस तरह का कदम उठाएगी? आपको लगता है कि ये बड़े मुद्दे हैं क्या? निश्चित तौर पे ये बड़े मुद्दे हैं. मोटे तौर पे इस पूरे बहस के 3 एस्पेक्ट हैं. पहला एस्पेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके बारे में हमारे पुराने पूरे पैनलिस्ट ने बहस की कि हमारे पास इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है. दूसरे नंबर पे अवेयरनेस लिटरेसी के बारे में बात आई, जिसके बारे में भी पता एक लगा कि शायद कमी है. और तीसरा नंबर है उसके बारे में कानून, हमारे पास उसके कानूनी सुरक्षा और कानूनी प्रावधान हैं कि नहीं है. और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे पास जो कैशलेस इकोनॉमी के लिए जो 2 तरीके के कानून चाहिए. एक हमको चाहिए रिजर्व बैंक के इफेक्टिव रेगुलेशंस, और दूसरे चाहिए हमको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में टेक्नोलॉजी वाले लॉ. अभी तक हम डेटा सिक्योरिटी के बारे में सही प्रावधान नहीं कर पाए हैं कि अगर कहीं पे डेटा अगर लीक होता है, उन कंपनियों को हम कैसे दंडित करें. उस तरह से हम अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है, हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कौन है, उसके बारे में भी अभी तक कानूनी स्पष्टता नहीं आई है. फिर हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होते हैं, जिस तरीके से कैशलेस इकोनॉमी होती है, तो हम जब कागज़ों में साइन करते हैं तो हमारे हस्ताक्षरों का महत्व होता है. और कैशलेस इकोनॉमी में हमारे जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, उसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का भी एक कंसेप्ट है, जिसके बारे में IT एक्ट के हिसाब से अभी सरकार नोटिफिकेशन जारी करने में अभी तक जो ज़रूरी नोटिफिकेशन है जारी करने में विफल रही है. इसी वजह से आप देखेंगे कि जैसे कुछ दिनों पहले बैंकों के जो डेबिट कार्ड का जो डेटा हैक हुआ था, पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है. अब अधिकतर जो हमारी कंपनियां हैं, उन कंपनियों का जो डेटा है वो डेटा विदेशों में सेव रहता है. अधिकांश जो कंपनियां हैं विदेशी कंपनियां हैं, जिनके हेडक्वार्टर्स विदेशों में हैं, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में एक प्रावधान ये है
कि अगर कोई कॉरपोरेट बॉडी है, अगर वो कोई डेटा के बारे में कोई ब्रीच करती है, डेटा को बेचती है, डेटा को मिसयूज़ करती है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कैशलेस इकोनॉमी एक अच्छा विचार है, एक अच्छा कंसेप्ट है, और टेक्नोलॉजी जैसा बोला गया है कि बहुत तेज़ आगे बढ़ती है, लेकिन जो कानून है वो बड़े मंथर गति से आगे बढ़ रहे हैं जी। और उसके जो गैप है, उस गैप को पाटने की ज़रूरत है, जिससे हम लोगों का, नागरिकों का और जनता का हम सही कानूनी संरक्षण कर सकें। बिल्कुल। संजीव गुप्ता, कई सवाल इसमें पैदा हो गए हैं कि आखिर जो पुराना सिस्टम है उसकी क्या खराबियां हैं जो हम ये मानकर चलें कि कैशलेस इकोनॉमी जो है वो उसे बेहतर बनाएगी। ज़ाहिर हम एक बेहतर सिस्टम की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल ज़ाहिर हम जानते हैं कि नकद में कारोबार होता है और इसीलिए सारा जो कैश है वो ब्लैक मनी नहीं है, भारत में ये कैश इकोनॉमी चलती है। तो भारत में जो लागत है दरअसल वो ज़्यादा आती है। RBI का बताया जा रहा है कि आंकड़ा यहाँ पर कि हर साल जो मुद्रा है उसको छापने में ही सिर्फ 4,000 करोड़ खर्च करती है RBI। तो अगर ये ई-कॉमर्स और डेबिट, क्रेडिट कार्ड, इस सब के इस्तेमाल को हम शुरू कर दें तो क्या वाकई ये कॉस्ट कम हो जाएगी, या आपको लगता है कि खुद ये जो सर्विसेज है इनको ये भी चार्जेबल हैं? यानी कि अगर हम पेटीएम का ही जिक्र कर लें तो वो 1.5% से ज़्यादा चार्ज करते हैं एक छोटी मोटी सर्विस के लिए भी। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये मुद्रा छापने की बात या बैंकों को चलाने की में जो खर्च है, क्या वो ई-कॉमर्स हम जब करेंगे या हम कैशलेस बनने की बात करेंगे तो ये खर्चे चले जाएंगे? आरपा, बहुत सुंदर सवाल फिर से एक बारी। ये जो कैश जो कॉस्ट की आपने बात कही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। 1.5 रुपये पर ट्रांजैक्शन की, जो मैंने आपको उस वक्त शुरू में कहा कि वो ट्रांजैक्शन की कोशिश की गई है, हुआ या नहीं हुआ, हर कोशिश में 1.5 रुपये की कॉस्ट आती है। आप इमेजिन करें उस आदमी का, और 5 लेयर्स का प्रोसेस है ये वाला, आप करके देखिएगा, 5 स्टेप्स का प्रोसेस है आज भी। अब उस गांव वाले उस आदमी का 1 मिनट के लिए आप सोचें, जिसकी 5,000 रुपये की एवरेज इनकम महीने की बोलते हैं, जिसको कि अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 166 या 167 रुपये बैठेगी पर डे की। अगर उसने 3 या 4 अटेम्प्ट किए और हर बारी 1.5 रुपये तक की कॉस्ट आ गई, उसको 6 रुपये की कॉस्ट, आपकी और मेरे लिए कोई कॉस्ट नहीं है। उसको 6 रुपये को 166 रुपये से डिवाइड करके देखिए आप, you will get a cost which is around, if I am not wrong, around 4% और 5%। उसकी पूरी आमदनी की, उसके पर डे की आमदनी की। वो 6 रुपये अफोर्ड क्यों करे? पहली बात तो why should that cost not be transferred either to banks or to another system and somehow be absorbed? He is not supposed to bear that cost. You are rightly saying कि हम उस कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं या खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ना होगा। उसके लिए सिस्टम को कॉस्ट कैशलेस या लेस कैशलेस ही कहूंगा मैं तो उसको, कैशलेस के साथ साथ कॉस्टलेस बनाना होगा उस आदमी के ऊपर जो कि लास्ट माइल पर्सन है। और शायद उसे समझने में भी ये वक्त लग जाए कि उतने पैसे उसके कट रहे हैं। आप भी अगर छोटा सा ट्रांजैक्शन अगर 300 रुपये का भी करते हैं तो उसमें भी 40-50 रुपए जो है ये सर्वर्स, जो ये सर्विसेज हैं, ऐसे ही चार्ज कर लेती हैं। मैं इसी में एक छोटा सा बात, हैंडलिंग चार्जेस के नाम पर। जी, मैं एक छोटी सी बात और ये जोड़ना चाहता था उसमें कि इसके अगेंस्ट जो SMS की कॉस्ट है आज वो 15 पैसे है। एक UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बहुत सुंदर स्कीम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेके आया है। आज अगर इतना बड़ा लेवल पे रोल आउट होना है तो वो एक नेशनल स्कीम है जो कि पूरे सारे बैंक्स को, और अगर प्रधानमंत्री जी की विजन है तो मुझे लगता है कि हमें सबको मिलके पूरी बैंकिंग सिस्टम को पुश करना चाहिए कि वो उसमें जल्दी से जल्दी साथ में आए, उसको छोड़े ना, उसको साथ लेके चलें और उसको एक सेंट्रल सिस्टम की तरह अडॉप्ट करा दें जी। सारे बैंक्स उसमें सिग्नेटरी हो जाएं और सारे लोग अगर उसको पुश कर दें तो शायद एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव अभी हम चुनौतियों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी देखने की कोशिश ज़रूर हमें करनी चाहिए कि अगर हम इतने बड़े इस ये विचार के साथ हम दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वाकई क्या फ़ायदे हैं जो हमें मिल सकते हैं? विराग गुप्ता, आप जवाब देना चाहते थे, जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि आखिर फ़ायदे क्या हैं कैशलेस इकोनॉमी के, ताकि हम उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश तो करें। देखिए, कैशलेस इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है उसमें अधिकांश लोग टैक्स स्ट्रक्चर के भीतर आ जाते हैं और ये GST के लिए बड़ी ही मुरीद किस्म की व्यवस्था होती है जब कैशलेस इकोनॉमी होती है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है। कैश इकोनॉमी के जो 2 सबसे बड़े फ़ायदे हैं कि पहले नंबर पे बचत की व्यवस्था अच्छी रहती है और दूसरे नंबर पे रोज़गार देती है। पर चुनौतियाँ, जो 3 सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं कैशलेस इकोनॉमी में, जो जैसे सबसे पहली चुनौती मेरे अभी मित्र इन्होंने बताया
कि यूपीआई एक अच्छे सिस्टम है, लेकिन हम कैशलेस इकोनॉमी की बात करने से पहले हमने यूपीआई को हमने पॉपुलर क्यों नहीं बनाया? ये पहली चुनौती है कि ये प्राइवेट लोगों के पास इतना बड़ा लाभ क्यों नहीं जाए। दूसरी जो चुनौती ये है कि ये जो प्राइवेट कंपनियां, आप आम जनता को तो टैक्स के दायरे में ला रही हैं, पर ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं कैशलेस इकोनॉमी से जो प्रॉस्पर हो रही हैं, ये खुद टैक्स नहीं देती हैं और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी करती हैं। और तीसरे नंबर पे जो जनता को सबसे बड़ी समस्या ये है कि पैसे तो ये लोग ले लेते हैं, लेकिन अगर कल के दिन कोई समस्या हुआ, कोई ग्रीवांस हुआ, तो उन्हें ये नहीं पता कि हम किसके पास जाएं। तो ग्रीवांस मैकेनिज्म का एक सिस्टम है जिसके लिए कि आईटी इंटरमीडिएट रूल्स 2011 में प्रावधान किया गया है और दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 अगस्त 2013 को आदेश दिया है कि हर इंटरनेट कंपनी, हर इस तरह की मोबाइल कंपनी अपने एप्लीकेशन में, इंटरनेट में ग्रीवांस ऑफिसर का टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी और सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करे, जिससे कि लोग अपनी समस्याओं को सुलझा सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 चुनौतियां हैं कैशलेस इकोनॉमी में, जो मोबाइल बैंकिंग में या जो भी हम सिस्टम कर रहे हैं, उनको टैक्स कैसे लगाया जाए, ग्रीवांस कैसे किया जाए और हमारी राष्ट्रीय संपदा कैसे इससे प्रॉस्पर हो। मुझे लग रहा है ये बड़ी चुनौतियां हैं। बद्रीनाथ जी, लगता है कि फिलहाल जो चुनौतियों का तो हम जिक्र कर ही रहे हैं, उन्होंने एक कानून का भी जिक्र किया है, अच्छा वो बात उन्होंने कही है विराग गुप्ता ने। इसके अलावा सिक्योरिटी बहुत बड़ी समस्या है कि क्या वाकई मोबाइल बैंकिंग क्या वो सेफ है? बहुत लाखों रुपए का चूना भी लोगों को लग चुका है मोबाइल बैंकिंग के जरिए। मोबाइल बैंकिंग आपके लिए, हमारे लिए भी बहुत बड़ा चुनौती है सेव रखने का, क्योंकि जैसे गुप्ता जी बोल रहे थे, पासवर्ड कैसे उसको सेव किया जाए और उसको याद किया जाए, या आप कहाँ रखें इस पासवर्ड को, ये बहुत बड़ा समस्या है। आप मोबाइल पे करिए या कंप्यूटर पे बैठ के करिए। एक अच्छा सा डेटा है कि हर 3 सेकंड में एक ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है। 3 सेकंड में? हर 3 सेकंड में। ऐसे भारत में नहीं, दो एडवांस्ड इकोनॉमीज है ना, यूएस और यूरोप में 3 सेकंड में एक फ्रॉड चल रहा है। यानी हमसे आगे चोर चल रहे हैं, हमारी पुलिस से आगे चोर चल रहे हैं। और सालिना लगभग 21 बिलियन डॉलर 1000 फ्रॉड ऑनलाइन फ्रॉड्स में मारा जाता है। सो इफेक्ट इतना होता है। तो हमारा देश में और बहुत बड़ा चुनौती होगा, जो इट्स ए वेरी बिग कॉन्सर्न। नहीं, फायदा भी बताते जाइए दर्शक, कम से कम इतने बड़े विचार का ये फायदा तो जान लें। एक तो हमें समझ में आया है कि टैक्स के दायरे में ज्यादा लोग आ जाएंगे, फायदा ये है, लेकिन ये तो आम आदमी इसको नहीं, आम आदमी इसको अपना फायदा नहीं समझेगा टैक्स के दायरे में आना। फाइनली क्या होगा, फायदाओं में एक तो आप इवन गांव के लोगों के लिए भी सोच लीजिए, आप कहीं 10, 15, 20 किलोमीटर की दूर में जो बैंक है वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना घर में रह के अपना मोबाइल फोन पे आप कीजिए, अगर आता हो। और ये हो सकता है तो या फोन लग जाए, या ये हो सकता है कि फोन नहीं लगेगा, लेकिन बैंकिंग करस्पॉन्डेंट तो होगा गांव में, उसके द्वारा आप ऑनलाइन बैंकिंग कीजिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि उसके लिए भी सेंटर्स बनाने की जरूरत है, यानी उसके लिए भी बैंक्स बनाने की जरूरत है, चाहे वो मोबाइल बैंक ही क्यों ना हो, लेकिन वो टेक्निकली मोबाइल बैंकिंग नहीं कहा जाएगा। नॉट एट ऑल। जैसे बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स का स्कीम चलता है, उसमें ये है कि सिंपली वो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट को ट्रेन किया गया है और उसके पास एक कंप्यूटर, लैपटॉप या एक इंटरनेट कनेक्टिविटी होता है, उनको सिस्टम के साथ जुड़ा गया है। सिंगल साहब, मेरे पास 30 सेकंड है, बिल्कुल आखिरी कमेंट ये बताइए, फायदा क्या होगा कैशलेस इकोनॉमी का अगर इतनी चुनौतियां हम सह भी लें तो? देखिए, पहला तो ये है कि अगर हम ये कहें कि सिक्योरिटी है नहीं है, इन चीज़ों को देखते हुए अगर हम आगे ना बढ़ें तो हम डिस्कस करते रहेंगे। सारी चीज़ें जो हैं मौजूद हैं। मैं तो सिंपल एग्जांपल देता हूँ। पुराने ज़माने में इलिटरेट लोगों को से कहा जाता था लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। अभी आजकल क्या आधार कार्ड में क्या है, आपकी 10 उंगलियों का इम्प्रेशन है, आपके आइरिस का इम्प्रेशन है और आपका फेशियल रिकॉग्निशन है। ये सारा होते हुए भी अगर फ्रॉड होगा तो फिर उसके आगे क्या कर सकते हैं मैं कह नहीं सकता। तो मेरा तो विचार ये है कि इसके जो टेंजिबल इंटेंजिबल बेनिफिट्स जो हैं उनको आप देखिए। मुझे टिकट लेने के लिए पहले एयर इंडिया के लिए कहीं जाना पड़ता था, पेट्रोल खर्च होता था, टाइम ज़ाया होता था। मैं कंप्यूटर पे बैठता हूँ, करता हूँ, सारा कुछ हो जाता है, प्रिंट आउट ले लेता हूँ। तो उससे आप देखिए पेट्रोल का खर्चा, एनवायरनमेंट बच रही है, इतनी चीज़ें बच रही हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जो जिसको कहते हैं कि क्या कहते हैं, पैरानोया, के भय है इसके ये होगा, उनको छोड़िए, सारा चीज़ अवेलेबल है।
सिर्फ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी चाहिए। तो यही बहुत और बड़ी अगर बातें वो हैं, यही implement सबसे हो बड़े सकती चैलेंज है। आप ही कह रहे हैं हमें सिर्फ मोबाइल चाहिए और बैंकिंग सिर्फ यही is मिल the जाए, way to ये go। संभव नहीं है। जी हाँ सिंघल साहब, यही सिर्फ मिल जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, हमारी सुरक्षा की गारंटी हो और साथ ही कानून इस हिसाब से हो कि हमें पता हो कि आखिर अगर हमारे साथ धोखाधड़ी होती है तो हम कहाँ जाएं। और खासकर हमें ये बात बार बार ध्यान में रखने की बात है कि ये हमारे आप जैसे शहरों में रहने वाले बड़े बड़े फ़ोन मोबाइल रखने वाले लोगों की बात नहीं है, बल्कि हम गाँव के उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिस तक जो है अभी तक राष्ट्रीय बैंक नहीं पहुँच पाए हैं। कोई भी विचार, कोई भी स्कीम शुरू करने से पहले उस व्यक्ति को ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।